हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फनी भी है, जो कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड जिया से, जो कि मरने के बाद यहाँ अंडरवर्ल्ड में किंग ऑफ हेल को परेशान कर रही होती है, क्योंकि वो उनकी जगह आकर यहाँ पर सारे घोस्ट को ह्यूमन वर्ल्ड में भेजने के लिए उनके पेपर्स पर साइन कर रही होती है। किंग ऑफ हेल ये देखकर परेशान हो जाता है और उसके दोनों एंजल भी उसे समझाने लगते हैं कि बॉस अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो लड़की सारे घोस्ट को ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देगी और हमारे अंडरवर्ल्ड को हेल में, और हमारा सारा बोनस भी कट हो जाएगा। तो आपको कुछ करना होगा उस लड़की को रोकने के लिए। तो किंग ऑफ हेल आगे बढ़कर जिया को शांत करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें वापस से ह्यूमन वर्ल्ड में रिटर्न होना है ना। तो जिया खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा, तो अब आपको अकेला ही गई है और अब फाइनली आप मुझे मेरे हस्बैंड के पास भेजने को तैयार हो गए। फिर जिया हमें अपने पिछली लाइफ के बारे में बताने लगती है कि वो अपने हस्बैंड फूशिन को उसकी कंपनी में सक्सेस दिलवाने के लिए 5 सालों से बहुत मेहनत कर रही होती है और उसके साथ यहाँ बेसमेंट में रह रही होती है और इसी वजह से वो बीमार हो गई होती है। पर यहाँ वो न्यूज़ में देख रही होती है कि फाइनली उसका हस्बैंड फूशिन अब सक्सेसफुल हो चुका है और न्यूज़ रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। ये देखकर जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर वो इतनी बीमार होती है कि अपनी मेडिसिन लेने के लिए जाती है, पर फिर अचानक से ही मर जाती है। और फिर यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है और जिया याद करके रोने लगती है कि जिस दिन उसका हस्बैंड सक्सेसफुल हुआ उस दिन ही वो मर गई और वो किंग ऑफ हेल को ब्लेम कर रही होती है कि उन्होंने उसके साथ कितना गलत करे। तो यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि अच्छा रो मत, तुम अभी 1 महीने के लिए वापस से ह्यूमन वर्ल्ड रिटर्न हो सकती हो अपने हस्बैंड फूशिन के पास, और तुम्हारा काम होगा कि उसे तुम्हें खुद से प्यार करवाना होगा, जो कि अगर तुम कर लेती हो तो तुम्हें 50 साल की लाइफ मिल जाएगी और तुम अपने हस्बैंड के साथ खुशी खुशी रह सकती हो। लेकिन हाँ, एक ही शर्त है कि तुम अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकती हो। तो फिर वो कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अपने हस्बैंड को हैंडल कर लूंगी, तो चलो ओल्ड मैन अब मुझे यहाँ से भेजो। तो किंग ऑफ हेल तुरंत ही मैजिक करके उसे ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देते हैं और यहाँ पर एंजल भी खुश हो जाते हैं कि फाइनली वो लड़की गई। फिर हम देखते हैं जिया को, जो कि रीबॉर्न हो जाती है और यहाँ पर वो डायरेक्टली अपने हस्बैंड फूशियन की कंपनी के बाहर खड़ी होती है और तभी फूशियन कंपनी से बाहर निकल रहा होता है। तो उसको पसंद करने वाली लड़कियों की यहाँ पर भीड़ लगी होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर और बहुत ही हैंडसम सीईओ है। यहाँ पर फूशियन की फैन गर्ल्स आपस में बातें कर रही होती है कि फूशियन की वाइफ को मरे हुए पूरे 5 साल हो गए, लेकिन वो अभी तक उसके लिए वीडियो बनकर घूम रहा है। तभी दूसरी लड़की कहती है कि क्या पता उसने दूसरी शादी कर लिया होगा और इवन उसके बच्चे भी होंगे। तभी इतने में जिया उन लोग के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उन्हें बताने लगती है कि मैं फूशियन की वाइफ हूँ। तो ये सभी हंसकर कहने लगते हैं कि एक और लड़की आ गई जो फूशियन के प्यार में इतनी ज्यादा पागल है। वो लोग उससे बताते हैं कि लेकिन तुम तो उसके लायक की भी नहीं हो, अपनी शक्ल आईने में देखियो, और फिर वो अपना अपना चले जाते हैं। जिया सोच रही होती है कि पागल लोग कहेंगे, मैं तो जब यंग थी तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, पर वो जैसी फिर अपने आप को आईने में दिखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि ये उसकी रियल बॉडी नहीं है बल्कि वो कोई और लड़की की बॉडी के अंदर रीबॉर्न हुई है। उसे फिर उस किंग ऑफ हेल के ऊपर गुस्सा आता है कि इस ओल्ड मैन ने मेरे साथ धोखा किया है, अब ऐसे में मैं अपने हस्बैंड से खुद से प्यार कैसे करवाऊंगी, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा है। पर इतने में जिया को एक अंकल की कॉल आती है एंड वो उसे कह रहे होते हैं कि उसके जॉब के इंटरव्यू का टाइम हो गया है, तो वो अभी तक यहाँ विला में पहुंची क्यों नहीं। तो जिया ये सुनकर शॉक होती है और पूछती है कि कौन सी जॉब। तो फिर वो बंदा उसे कह रहा होता है कि रिचेस्ट मैन की नैनी की जॉब, क्या तुम भूल चुकी हो, अभी यहाँ पर मिस्टर फूशियन के घर पहुंचो। तो जिया फिर खुश हो जाती है कि अरे वाह, फूशियन तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका है। जिया फिर यहाँ फूशियन के घर के सामने पहुंच जाती है और खुश हुई होती है कि कितना बड़ा विला है, तभी तो मानना पड़ेगा कि वो रिचेस्ट मैन है, और अब तो मैं रिचेस्ट मैन की वाइफ हुई ना, फिर तो वो अभी सभी के सामने आकर मुझे रोज देकर मेरा वेलकम करेगा और सभी फिर मुझे मैडम कहकर बुलाएंगे। जिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है ये सब इमेजिन करके कि अभी वो फूशियन से मिलने वाली है, पर इतने में डोर ओपन होता है और एक लड़की बाहर आती है। तो जिया शॉक होती है कि फूशियन के घर पे एक लड़की क्या कर रही है और उसने रिंग भी पहनी होती है। तो फिर जिया सोच में पड़ जाती है कि क्या फूशियन ने सच में दूसरी शादी कर ली है। फिर ये लड़की उससे कहने लगती है कि तुम ही वो ना जो नैनी की जॉब की लाई हो। वो उसे अंदर ले आती है और उसका काम समझाने लगती है कि उसका रोज़ का काम रहेगा क्लीनिंग और कुकिंग का, और उसका नैनी वाला रूम वहाँ पर है और बैकयार्ड में एक रूम है जहाँ पर वो बिल्कुल भी इंटर नहीं कर सकती है। वो ये सब बताकर पूछती है कि तुम्हें रूल समझ गए। तो जिया कहती है कि हाँ। फिर वो लड़की पूछने लगती है कि वैसे ये बताओ कि तुम इतनी यंग एज में एक नैनी की जॉब क्यों कर रही हो। तो जिया बहाने कर लेती है कि असल में मुझे कुछ और जॉब नहीं मिल रही थी, तो यही जॉब सही। तो फिर वो लड़की कहने लगती है कि तुम जैसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हूँ जिनके दिमाग में क्या होता है मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें समझा दूँ कि ये सब का शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तुम जैसी लड़कियों को बिल्कुल नहीं पसंद करने वाला।
तो जिया मन ही मन बस अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है। लिन बताती है कि शैन अभी 10 मिनट में घर पहुंच ही जाएगा, तो जाओ तुम कुकिंग करो। तो फिर जिया यहाँ कुकिंग करने के लिए किचन में आ जाती है और खुश होती है कि अब मैं अपनी कुकिंग स्किल दिखाऊंगी। पर फिर ये देखकर शॉक हो जाती है कि घर पे तो कोई भी इंग्रेडिएंट्स है ही नहीं कुकिंग के लिए, बस एक पैकेट नूडल्स है, इसमें क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि शैन अपनी कार से यहाँ अपने विला के बाहर पहुंचता है और उसका असिस्टेंट उसे पेट में दर्द होते हुए देखकर कहने लगता है कि बॉस आपको डॉक्टर ने टाइम पर खाना खाने बोला है और मेडिसिन लेने बोला है, तो क्या आप अभी भी खाने का टेस्ट नहीं फील कर पा रहे। तो शेन कहता है कि न्यू नैनी आई कि नहीं। असिस्टेंट बताता है कि मिस लीना भी उसका इंटरव्यू ले रही है। फिर हम देखते हैं कि जिया खाना बनाने के बाद यहाँ टेबल पे सर्व करी रही होती है कि इतने में फुशन और उसका असिस्टेंट यहाँ आ जाते हैं। जैसे ही जिया फिर फुशन को देखती है तो खुश होने लगती है, पर फिर इतने में उसके असिस्टेंट को देखकर शॉक हो जाती है कि ये तो किंग ऑफ हेल है। वो तुरंत ही उसके पास आती है और कहती है कि तुम खुद यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए, और ये बताओ कि तुम्हारा मुझे न्यू बॉडी देने से क्या मतलब था, तुमने मुझे परेशान करने के लिए किया। तो असिस्टेंट कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, देखो कुछ भी मत बोलो। फिर वो यहाँ शेन को बताने लगता है कि ये असल में मेरी दूर की रिलेटिव है, मतलब कि मेरे दूर की आंटी की बहन की नीवर की बेटी है, यानी कि आपकी न्यू नैनी। तो यहाँ पर जिया सुनकर सोच रही होती है कि ये तो मेरी फैमिली ट्री से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। फिर इतने में लिन यहाँ पर आकर शेन का हाथ पकड़ती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हारा नहाने का पानी रेडी हो गया, तो चलो चल के शावर ले लो। वो उसे लेके जा रही होती है और ये देखकर जिया शॉक होती है कि क्या शेन को सच में किसी और लड़के से प्यार हो गया और वो मुझे भूल चुका है। फिर जिया डिसाइड कर लेती है कि अब मुझे ये बेकार जॉब नहीं करनी है, आखिर ऐसी लाइफ में बढ़ा के क्या ही करूँगी, मुझे अब और जिया ही नहीं है। तब यहाँ पर वो असिस्टेंट उसका पैर पकड़ लेता है और मनाने लगता है कि देखो जिया प्लीज़ इस जॉब के लिए मान जाओ, क्योंकि अगर मैंने कोई अच्छी नैनी नहीं ढूंढा तो बॉस मुझे फायर कर देंगे, इसलिए प्लीज़ इस जॉब को छोड़कर मत जाओ। जिया गुस्से में कहती है कि नहीं, मैं इस जॉब को नहीं कर सकती हूँ, और वो मन में सोच रही होती है कि क्या मैं यहाँ पे रहकर सफ़र करूँ, शैन को किसी और लड़की के साथ इतना अफेक्शनेट होते हुए देखकर मैं ये नहीं कर सकती। फिर बटलर उसे मनाने के लिए अपनी तरफ से 1 लाख हर मंथली सैलरी में ऐड करने का ऑफर देता है और कहता है कि ये मेरा एक्स्ट्रा कार्ड भी रख लो। तो जिया तो यहाँ सच में कार्ड ले लेती है और कहती है कि ठीक है, फिर मैं पैसे के लिए नहीं रुक रही हूँ, बस तुम्हारे लिए रुक रही हूँ, तुम पर मुझे तरस आ गई है। और सोचती है कि चलो जाने दो, पैसे तो मिल गए ना, और वैसे भी बस एक बार मेरी लाइफ बढ़ जाए, फिर मैं इन पैसों से मज़े करूँगी और बहुत सारे अच्छे अच्छे मेल मॉडल्स खरीदूंगी। और रही बात फूशन जैसे इस कमबैक की, तो ऐसा बंदा तो मेरी फीलिंग्स डिजर्व ही नहीं करता है। यही सब सोचते हुए वो खुश होकर इस कार्ड को किस्त के लिए जा रही होती है और बटलर बेचारा अपसेट हो गया होता है कि उसने तो ऐसे ही दे दिया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन यहाँ पर लेन का हाथ दूर कर देता है और उसे समझा देता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे टच करे, और अपनी आइडेंटिटी याद रखो कि तुम बस मेरी सेक्रेटरी और कुछ भी नहीं। और तुम्हारे डैड ने जो मेरी कंपनी में 1 बिलियन इन्वेस्ट करे थे, तो उनकी बस यही शर्त थी कि मैं तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाऊं, लेकिन उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इतना याद रखो। तो लिन को गुस्सा आ रही होती है कि तुम्हारी उस वाइफ को मरे हुए 5 साल हो गए और मुझे यकीन नहीं कि ऐसे कैसे तुम उससे नहीं भूल सकते। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शैन जब टेबल के पास आता है तो नूडल्स को देखकर उसे पुराना टाइम याद आ रहा होता है जब जिया उसके लिए नूडल्स बनाया करती थी और वो उसे बहुत ही खुश होकर खाता था। फिर वो जब इस नूडल्स को टेस्ट करता है तो शॉक हो जाता है कि इसका टेस्ट भी बिल्कुल सेम वैसे क्यों लग रहा है। वो बहुत अच्छे से खाने लग जाता है तो मेट्स उसे देखकर शॉक होती है और सोचने लगती है कि बॉस को तो बीमारी थी ना, ये कुछ खाते नहीं थे अच्छा अच्छा खाना, और ये मामूली से नूडल्स खा रहे। सच में इन रिच लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। फिर शैन पूरे नूडल्स खत्म करने के बाद पूछने लगता है कि ये मेरी न्यू नैनी ने बनाई है ना, वो कहाँ पर है। तो मेट्स बताती है कि वो यार्ड में घूम रही है और बटलर भी वहीं पर है। शैन सोचने लग जाता है कि इस न्यू नैनी का बनाया हुआ खाना बिल्कुल मेरी जिया के टेस्ट की तरह कैसे, आखिर वो कौन है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिया मज़े में चाय पी रही होती है और बटलर उसके पैर में मसाज दे रहा होता है। तो जिया यहाँ पर एंजॉय करते हुए पूछ रही होती है कि वैसे अब मुझे क्या काम करने। तो कहता है कि तुम्हें बस मिस्टर शैन के लिए खाना बनाना है और बाकी तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, सब मेट पर छोड़ दो। तो कहती है कि अगर मैं इतनी मज़े वाली लाइफ यहाँ पर जीऊँगी तो मिस्टर शैन की वाइफ गुस्सा नहीं हो जाएगी। तो बटलर कहता है कि कौन मिस्टर शैन की वाइफ। तो फिर ये जल्दी से उससे पूछती है कि वही लड़की, क्या वो मिस्टर शैन की वाइफ नहीं थी जिसने मेरा इंटरव्यू ली। बटलर कहता है कि क्या तुम मिस लिन की बात कर रही हो, अरे वो तो बस मिस्टर शैन की सेक्रेटरी है, उनका काम है कि वो मिस्टर शैन के लिए सारी चीज़ें हैंडल करे, सारे काम वगैरह। तो जिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि यानी मिस्टर शैन अभी भी सिंगल है। तो असिस्टेंट कहता है कि सिंगल कहो तो हाँ ये तो बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो मिस लिन को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अलावा मैंने आज तक कोई लड़की उनके पास नहीं देखा। तो क्या पता उनके लिए बस शादी एक फॉर्मेलिटी हो और वो उसे ही लाइक करते हो।
तो फिर जिया यहाँ पर अपसेट हो जाती है और सोचती है कि चलो छोड़ो ये सब, मुझे अभी बस अपना मिशन कंप्लीट करना है। तभी इतने में मेड यहाँ से डॉग को लेके जा रही होती है और तभी यहाँ बटलर से बॉल के ऊपर पैर रख जाता है और उसकी आवाज़ से डॉग भागते हुए यहाँ पर आने लगता है। तो सभी तो डर जाते हैं, पर जिया इजीली उस डॉग को कंट्रोल कर लेती है क्योंकि वो तो उसका और शेन का पुराना डॉग है और वो उसे बहुत अच्छे से जानती है। जिया यहाँ पर उस डॉग के साथ खेल ही रही होती है कि तभी इतने में शेन आकर उसे देख लेता है और जल्दी से उसके पास आकर फिर उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें मेरे डॉग का नाम कैसे पता, तुम आखिर कौन हो। और शेन जिया और अपना पुराना टाइम याद कर रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं शेन ने जिया से प्रॉमिस किया होता है कि एक बार बस वो अमीर हो जाएगा तो उसे बहुत ही अच्छी लाइफ देगा और वो लोग बहुत ही हैप्पीली रह रहे होते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और जिया सोचती है कि मुझे कुछ बहाने करने होंगे, मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती हूँ। फिर शेन सोचता है कि नहीं, ये जिया हो ही नहीं सकती है, वो तो मेरे सामने इस दुनिया से जा चुकी है। वो उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हें ये डॉग का नाम कैसे पता चला, लेकिन तुम उसका नाम नहीं ले सकती हो। जिया पूछती है कि आखिर क्यों, तो वो कहता है कि इसका कोई रीज़न नहीं है। वो बटलर से कह देता है कि डॉग को लेकर जाओ। तो जिया अपसेट हो जाती है कि लगता है अब कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा। फिर इतने में यहाँ पर लेन आई होती है और वो कहती है कि मिस्टर शेन आपकी सिग्नेचर चाहिए थी। और फिर वो सोचने लगती है कि वैसे ये लड़की डॉग से भी नहीं डरी और ये मुझे कोई सिंपल नहीं लगती है, मुझे कैसे भी करके इसे यहाँ से निकालना चाहिए। वो शेन से पूछने लगती है कि क्या इसे वापस आज खाना बनवाना है डिनर के लिए भी। तो शेन हाँ बोलता है। तो यहाँ पर लेन सोच रही होती है कि पिछली भी सारी नैनीज को शेन ने निकाल दिया था तो इस लड़की को भी निकाल देगा। तब यहाँ पर फिर लिन कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता दूँ जिससे तुम्हें फिर याद रखना है कि मिस्टर शेन क्या नहीं खाते और क्या खाते। तो जिया कहती है कि मुझे पता है मिस्टर शेन को लेस ऑयल वाला खाना पसंद है और इन्हें स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। तो शेन तो शॉक हो जाता है और लिन कहने लगती है कि तुम्हें तो मिस्टर शेन की हैबिट्स के बारे में बहुत ही पता है। जिया बहाना करती है कि असल में इंटरव्यू से पहले ही मैंने मिस्टर शेन की पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी और ये तो बस हमारी नैनी जॉब की प्रोफेशनल क्वालिटी होती है। तो शेन ऑर्डर करता है कि मुझे भूख लगी है तो जाओ खाना बनाओ। तो फिर वो चली जाती है और लिन सोचने लगती है कि सच में ये लड़की तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आई है और वो शेन को सेड्यूस करना चाहती है उसकी अमीर फैमिली में शादी करने के लिए, लेकिन मैं ऐसा करने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया यहाँ फिर कुकिंग कर रही होती है और इस बारे में सोच रही होती है कि शेन उस लड़की को पसंद करता है या नहीं करता, वो समझ ही नहीं पाती। फिर इतने में ये सब सोचने में वो गलती से चावल जला देती है तो उसे फिर ट्रिक का यूज़ करना पड़ता है जले हुए चावल को यहाँ खाने में सर्व करने के लिए। वो उसमें कुछ वेजिटेबल्स को ऐड कर देती है पर तभी लेन उससे पूछती है कि उसने चावल में वेजिटेबल्स क्यों ऐड करी है। तो जिया बहाने करती है कि हमारे होम टाउन में ऐसे ही बनता है। वो मन में सोचती है कि ये तरीका मुझे शेन ने सिखाया था, इससे जले हुए चावल का ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। लेन शेन से कहने लगती है कि ये खाना मत खाओ, देखो कैसे चावल भी जले हुए हैं, क्या पता तुम बीमार हो गए। तो वो तो खाया जा रहा होता है और कहता है कि तुम भी खाने वेस्ट मत करो। तब यहाँ पर लेन और भी सारी डिशेस की बुराई करने लगती है कि सब कैसा बना है, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता। जिया फिर पुराना टाइम याद करने लग जाती है कि शेन हमेशा उसे कुकिंग नहीं करने देता था, ये कहकर कि वो शादी के बाद यहाँ कुकिंग के लिए थोड़ी ना आई है, तो वो आराम से अपना एंजॉय कर सकती है अपनी लाइफ और उसे हर वक्त कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही वजह से जिया को ज़्यादा अच्छी कुकिंग नहीं आती है, इसलिए वो कहती है कि लाओ मैं ये सारी डिशेस उठा लेती हूँ, शायद ये अच्छी नहीं है। पर शेन मना करता है और उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए उसे कह देता है कि मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा है, ये सब मेरे टेस्ट के हिसाब से ही है। तो लिन फिर पूछने लगती है कि क्या तुम्हें खाने का टेस्ट आ रहा है। वो हाँ बोलता है। तो लिन शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मामूली नैनी के बनाए हुए खाने से शेन ठीक हो गया हो और उसे अब टेस्ट भी आ रहा है। जिया सोचे पड़ जाती है कि क्या शेन बीमार है। फिर लिन तो शेन से कहने लग जाती है कि इस लड़की को खाना भी नहीं बनाना आता है तो क्यों ना इसे फायर कर दो। शेन उसे कहता है कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है ना, तो अब तुम घर जा सकती हो। वो बटलर को बुला देता है कि इसे इसके घर भेजो। तो फिर लिन गुस्से में फिर चली जाती है और फिर जिया शेन से पूछने लगती है कि क्या आपको खाने का टेस्ट पसंद आया और क्या आपको खाना घर जैसा टेस्ट वाला फीलिंग दिया। तो शेन कहता है कि नहीं और तभी वो देख लेता है कि उसकी उंगली पर थोड़ी सी चोट लगी है। जिया फिर फेस मास्क लगाकर इस बारे में सोच रही होती है कि मैं आखिर किस तरीके से शेन को खुद को याद दिलवाऊँ, ना डॉग से उसे मैं याद आई हूँ और ना खाने से, तो क्या कोई और रास्ता है। फिर जिया फिर से पुराना टाइम याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब शेन प्लांट्स को पानी दे रहा होता है तभी वो उसके गाल पे किस कर दिए और उसे समझा दिए कि वो हमेशा उसके केस को याद रखे, उसका फ्लेवर सबसे डिफरेंट है। जिया इस बारे में याद करते हुए सोचती है कि अगर वो मुझे फोर्सली किस कर ले तो वो इमेजिनेशन करी जा रही होती है। इतने में शेन आ जाता है और उसे पूछता है कि कौन तुम्हें फोर्सली किस करेगा। तो जिया जल्दी से फिर अपना मास्क हटाकर अच्छे से बैठ जाती है और उसे पूछती है कि मिस्टर शेन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी अचानक से वो उसे पकड़ के अपने क्लोज करता है और जिया तो फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है उसे किस करने के लिए।
और शैन सोचे पड़ जाता है कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, पर आखिर ये मुझे उसकी तरह क्यों फीलिंग दे रही है। तभी शैन उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसे पाउट क्यों कर रही हो। तो फिर वो अपनी आंखें खोल लेती है। तभी शैन उसे बैंडेड दे देता है कि अपनी उंगली में लगा लेना। तो जिया फिर खुशी आती है कि ये मेरी केयर कर रहा है, इसका ये मतलब है कि शायद ये मुझे पसंद करने लग गया होगा। तभी वो कहता है कि मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि कल की कुकिंग में कोई इफेक्ट ना हो। तो फिर वो सोचती है कि अच्छा तो इसे बस खाने की पड़ी है। शैन फिर चला जाता है और जिया को गुस्सा आ रही होती है कि एविल बॉस कहीं का। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शैन अपने रूम में जिया और अपनी फोटो देखते हुए जिया को याद करने लगता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिस दिन उसका इंटरव्यू चल रहा था उस दिन वो सभी को बता रहा था कि वो अपनी वाइफ के लिए बहुत ही ग्रेटफुल है, वो इस पोजीशन पर आज अपनी वाइफ की वजह से ही है। तो सभी लोग उसकी वाइफ के बारे में पूछ रहे थे, पर इतने में फिर शैन को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि जिया मर चुकी है। तो वो भागते हुए तुरंत ही फिर उसे देखने जाता है। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और शैन सोच रहा होता है कि जिया के लिए वो इतना अमीर हुआ उसे अच्छी लाइफ देने के लिए, और तभी वो उसे छोड़ कर चली गई। और फिर शैन बस यहाँ जिया की फोटो को हक करके रोई जा रहा होता है। दूसरी ओर जिया उसी लॉकर रूम के बाहर पहुंच जाती है जहाँ पर लिन ने उसे जाने से मना करी थी। वो सोचती है कि ये कौन सा सीक्रेट रूम है, क्या पता यहाँ पर मुझे कुछ जानने को मिल जाए और वो कुछ मेरे बारे में हो। तो फिर वो खुद से कहती है कि लेकिन किसी की प्राइवेसी में ऐसे देखना नहीं चाहिए। तो फिर वो खुद से कहती है कि तुम दोनों मैरिड हो और वो तुम्हारा लीगल हस्बैंड है, तो वो कैसे तुमसे कुछ भी सीक्रेट रख सकता है, तुम आराम से देख सकती हो। और फिर ये यहाँ पासवर्ड ट्राई करने के लिए जाती है। पहले वो उसका बर्थडे ट्राई करती है, फिर अपना बर्थडे ट्राई करती है, पर दोनों ही काम नहीं करता। फिर वो सोचने पड़ जाती है और सोचती है कि क्या पता। फिर जिया जैसी वेडिंग डेट वाले नंबर को टाइप करती है तो दरवाज़ा खुल जाता है, उन दोनों की शादी का डेट हो, क्योंकि वो दिन जिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फ्लैशबैक में दिखाती है कि उस दिन उन लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट लिए थे। तो जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और शैन को इस दिन को अच्छे से याद रखने बोलती है। और इतने में शैन आकर जिया को देख लेता है कि उसने दरवाजा कैसे खोल लिए। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें डोर का पासवर्ड कैसे पता चला। जिया शॉक हो जाती है कि वो क्या बहाने बनाए। तभी इतने में डोर का सिस्टम शैन को बताता है कि ये डोर ऑटोमेटिकली खुल गया क्योंकि डोर लॉक का बैटरी लो था। तो फिर वो कहता है कि अच्छा ये डोर लॉक खुद खुल गया। वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें लिन ने नहीं बताई थी कि तुम्हें इस डोर के पास नहीं आना है। तो जिया बहाने करती है कि मैं भूल गई थी। तो वो कहता है कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जिया सोचने पड़ जाती है कि यहाँ ऐसा क्या सीक्रेट है जिसकी वो इतनी केयर कर रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिन यहाँ घर पे आई होती है शैन को डॉक्यूमेंट देने के लिए और उससे पूछती है कि आज वो खुद कंपनी नहीं आया और छुट्टी के लिए हुआ है। तो कहता है कि आज किसी स्पेशल पर्सन से मुझे मिलना है। तभी यहाँ पर जिया भी आते हुए सुन लेती है और सोचती है कि वो स्पेशल पर्सन कौन होगा। फिर वो जब यहाँ शैन को ये कैरेट सूप दे रही होती है तो लिन उसे चिल्लाने लगती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि शैन को कैरेट खाना पसंद नहीं। तो कहती है कि खाना नहीं पसंद है तो क्या हुआ, जूस तो पी सकते हैं ना, इसलिए मैंने जूस लेकर आई हूँ। कैरेट से विटामिन ए मिलता है तो ये पीना पड़ेगा। तो शैन तो तुरंत ही पी लेता है और ये देखकर लिन शॉक होती है और जिया फिर इस लिन को छुड़ाकर चली जाती है। तो लिन यहाँ पर सोच रही होती है कि वो कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले, मैं उसे इस घर में रुकने नहीं दूंगी। फिर हम देखते हैं कि जिया जब अपना क्लीनिंग कर रही होती है तो लिन उसके पास पहुंच जाती है और कहने लगती है कि तुम ये मत सोचना कि तुम थोड़ा सा कुकिंग करके शैन का दिल जीत लोगी, तुम बस एक नैनी हो तो अपने आप को ज़्यादा ओवर एस्टिमेट मत करो। देखो मैं बता दूं कि तुमसे पहले मैंने कई लड़कियों को देखी हूँ जिसने शैन को सेड्यूस करने की कोशिश करी है। तो जिया मना करती है कि मैंने तो ऐसा सोची भी नहीं। लेकिन उसे कहने लगती है कि माना कि शैन गरीब से अमीर हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वो तुम जैसी गरीब लड़की को पसंद करने वाला है, इसलिए तुम्हें अपने माइंड में ऐसी स्टोरी रखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, थोड़ी सेंसिबल बनो, ये लो चेक और तुम्हें जितने पैसे चाहिए इसमें लिख लो और उसे छोड़कर चली जाओ। तो जिया चेक लेकर खुश हो जाती है और इसमें पूरे नंबर्स डालने लगती है जो कि वो पूरे 999 मिलियन डाल रही होती है। तो ये देखकर लिन शॉक हो जाती है और जल्दी से चेक लेकर उसे चिल्लाती है कि तुम पागल हो गई हो, इतने सारे पैसे। तो जिया कहती है कि तुमने ही बोली थी ना कि अपने हिसाब से मैं पैसे डाल लूँ, क्या हुआ तुम्हारे पास है नहीं, तुम अफोर्ड नहीं कर सकती हो। लिन कहती है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो अपनी स्लीव्स ऊपर करने लगती है ताकि उसे मार सके। तो जिया भी यहाँ डंडा लेकर तैयार हो जाती है। तभी इतने में लिन के हाथ से यहाँ पर रखा हुआ एक क्ले टॉय गिर जाता है और इतने में फिर यहाँ शैन आ जाता है और पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी लिन उसे बताने लगती है कि ये मैंने नहीं तोड़ी हूँ, बल्कि ये इस नैनी की गलती है, इसने ही धक्का दी थी तभी मेरे हाथ से गिरा। यहाँ पर शैन उस टॉय के टुकड़े हुए देखकर जल्दी से उसे उठा लेता है और उसकी बहुत फिक्र कर रहा होता है। तो लिन कहने लगती है कि मैंने पहले बोली थी ना कि इस नैनी को फायर कर दो, ये यहाँ काम करने लायक नहीं है। और यहाँ शैन तो लिन के ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे चिल्ला कर जाने बोलता है। तो चुपचाप चली जाती है और जिया देखती है कि ये टॉय तो वही है जो उसने खुद उसे बना के दी थी। वो याद करने लगती है कि कैसे दोनों उस क्ले टॉय को बनाते हुए साथ खेल भी रहे थे। फिर यहाँ पर
शैन जिया को भी जाने बोल देता है और कहता है कि मुझे अभी अकेला रहना है। तो फिर वो जाते हुए सोचती है कि वो तो मैं नहीं बनाई हूँ, तो क्या मैं उसे एक और बना के दे दूँ ताकि वो इतना सैड ना हो। फिर जिया यहाँ लिविंग रूम में आती है तो अपने भाई हान को देखकर शॉक हो जाती है। तो असिस्टेंट कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो। जिया फिर पुराने टाइम याद कर रही होती है कि जब वो अपने घर से निकल रही थी तभी उसका भाई तो सिर्फ 8 साल का था और अब वो 13 साल का हो गया। तो वो 5 साल में कितना बड़ा हो गया, यही वो सोच रही होती है। फिर जिया अपने भाई को देखकर रो रही होती है। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम भी लग रहा है मुझे पसंद कर रही हो, मुझे पसंद करने वाली लड़कियों की कमी नहीं है, फ्रांस तक पूरी लाइन लगी पड़ी है। तो जिया उसके सर पे मार के कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सपने देख रहे हो। फिर हान तो शौक हो जाता है कि ये लड़की आखिर बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह कैसे बिहेव कर रही है और वैसे ही गुस्सा भी करती है। फिर वो बैठ जाता है और पूछता है कि शैन कहाँ पर है। तो जिया पूछती है कि तुम्हें उससे क्या काम है, देखो तो वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है तो अच्छे से बात करो। तो कहता है कि तुम्हारा इससे क्या लेने देना है। तभी इतने में शैन आता है तो हान उसे अच्छे से बात करने लगता है कि ब्रदर इन लॉ आप फाइनली आ गए, लाओ जल्दी से आप मुझे मेरा पॉकेट मनी दे दो। तो वो उसे कार्ड दे रहा होता है और कहता है कि इसके अंदर पूरे 1 लाख है। तो हान बड़े खुशी में वो कार्ड ले लेता है। तो जिया जल्दी से उसे वो कार्ड लेती है और कहती है कि तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे क्यों इसे दे रहे हो। हान चिल्लाता है कि तुम बस एक मामूली सी नैनी हो, आखिर क्यों हमारे फैमिली मैटर के बीच में घुस रही हो। फिर यहाँ पर शैन भी जिया को देख रहा होता है तो वो उसे समझाने लगती है कि असल में मैं बस आपकी फिक्र कर रही हूँ कि ये बंदा आपको स्कैम करके लूट रहा है और वैसे भी ये तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, तो 1 लाख पॉकेट मनी में देना ये बहुत ज़्यादा है। तो जल्दी से हानो से ले लेता है और कहता है कि तुम मेरे मामले में मत पड़ो, बिल्कुल मेरी सिस्टर और मेरी मॉम की तरह मुझे ताने सुना रही हो। और फिर शैन से कहता है कि ब्रदर इन लॉ मुझे अभी कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। जिया को फिर गुस्सा आ रही होती है कि ये अभी मुझसे पकड़ा गया ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी शैन पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो। तो कहती है कि नहीं तो मैं उसे नहीं जानती और वैसे घर में सारे सामान ख़त्म हो गए तो मैं ग्रॉसरी खरीदने जा रही हूँ। ऐसे बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है। इतने में फिर शैन अपने बटलर से जिया की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता करने बोलता है। दूसरी ओर हम हान को देखते हैं जो कि एक गुंडे के पास जाकर उसे ये कार्ड दे रहा होता है और कहता है कि मैंने बोला था ना कि ये 1 लाख मेरे लिए बहुत ही ईजी है लाना, तो क्या अब आप मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन होने देंगे। तो बंदा तो उसे ये कार्ड लेकर खुश हो रहा होता है। तभी इतने में यहाँ पर जिया जाती है और उसकी सिगरेट वो बुझा देती है और हान को चिल्लाती है कि स्मोक करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और तुम तो अभी स्टूडेंट हो। तो फिर ये गुंडे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि क्या तुम यहाँ हमारी बेइज्जती कर रही हो। तो हान तुरंत ही जिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये अभी इमेच्योर है, तो प्लीज़ आप अभी इसकी बात से गुस्सा मत हो। और वो जिया को समझा देता है कि तुम दूसरों के मामले में क्यों पड़ रही हो, देखो फालतू में ही नहीं प्रोवोक मत करो और जाओ यहाँ से। तो जिया कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, उल्टा तुम्हें मैं साथ लेके चलूंगी। यहाँ ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पढ़ाई करनी चाहिए ना कि ये सारी हरकतें, और इन लफंगों के साथ तुम यहाँ करने क्या आए हो ये बताओ। तो ये सारे गुंडे अपने बारे में ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। तो हान जिया के बदले में सॉरी बोल रहा होता है। तो जिया कहती है कि हम कोई सॉरी नहीं बोल रहे और हाँ इसके पैसे रिटर्न करो जो तुम लोगों ने ले लिए। तभी हान तुरंत ही माफ़ी मांगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ मतलब नहीं है, आप प्लीज़ माफ़ कर दो। तो ये बंदा उसे किक करता है और जिया को धमकी देने लगता है कि लड़की अब तुम बचोगी नहीं। तो जिया भी कहती है कि ठीक है आओ फाइट करते हैं। फिर वो एक डंडा उठाती है और अपने पैर के ऊपर तोड़ लेती है और कहती है कि चलो। तो वो लोग तो ये देखकर शॉक हो जाते हैं और फिर डर के मारे वो लोग उसके पैसे रिटर्न कर देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जिया के पैर में यहाँ दर्द हो रहा होता है क्योंकि वो बस झूठा नाटक कर रही थी। जिया कहती है कि लाओ वो कार्ड उठाकर मुझे दो। तो फिर वो दे देता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत जानी पहचानी लगती हो, बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। जिया उसे कहती है कि फालतू बकवास बंद करो और फिर वो अपना घर जाने के लिए निकलती है। फिर जिया जब ऐसे पैर से चलते हुए घर पे आती है तो शैन और उसका बटलर ये देख रहे होते हैं और बटलर पूछने लगता है कि क्या तुम फाइटिंग वाइटिंग करके आई हो, आखिर किसने हमारी नैनी को पीट डाला है। तो जिया कहती है कि जब तुम्हें बोलना नहीं आ रहा है तो कुछ बोलो मत। और फिर वो शैन के लिए वही क्ले वाला टॉय रख देती है और कहती है कि सेम जो टूट गया था वैसे ही मुझे एक और मिल गया तो मैंने इसे खरीद ली, तो लो अब इसके पैसे मुझे दे दो। तो बटलर फिर यहाँ पैसे निकालता है देने के लिए और जिया पैसे लेकर खुश होकर चली जाती है। और शैन दिखता है कि ये जो क्ले वाला टॉय है ये कोई खरीदा हुआ नहीं है बल्कि बनाया हुआ है जो कि जिया ने उसके लिए बनाई थी। तो वो और सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे। तभी बटलर कहने लगता है कि बॉस मैंने जिया की इन्फॉर्मेशन पता करा, वो तो बस एक नॉर्मल की विलेज गर्ल है और मेरी दूर की रिलेटिव है, तो आप उसे गलत मत समझो। शैन का तो सोच सोच के सर दर्द होने लग जाता है। तो वो अपने असिस्टेंट को अपनी साइकियाट्रिस्ट के साथ वापस से अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया किचन में कुकिंग कर रही होती है और इस बारे में सोच रही होती है कि शैन को खुद को पहचानने के लिए कितनी कोशिश कर रही हूँ और एक तो ऐसे इतना टाइम हो गया और अगर सच में मेरे पास अब सिर्फ लाइफ के 20 डेज बचे होंगे तो मुझे मॉम डैड से भी मिलना है।
फिर जिया शेन से इस बारे में बात करने जाती है कि बॉस मुझे आज के लिए छुट्टी चाहिए। तो वो उसे ऐसे तैयार देखकर पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तो वो कहती है कि प्राइवेट मैटर है। शेन मान जाता है और कहता है कि आज की सैलरी लेकिन कट होगी। तो जिया गुस्सा होती है और एबिल बॉस बोलकर चली जाती है। शेन इस बारे में बटलर से पूछता है कि आज वो इतनी खुश क्यों थी। तो बटलर कहता है कि बॉस मुझे भी नहीं पता, लेकिन लास्ट टाइम मैंने इसे हान के साथ देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। तो क्या पता वो दोनों डेट करना स्टार्ट कर चुके होंगे। ये सुनकर फिर शेन गुस्सा हो जाता है कि हान तो बस अभी हाई स्कूल स्टूडेंट है, तो हाई स्कूल टाइम में ऐसे डेट करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर ये सुनकर बटलर सोच रहा होता है कि बॉस क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं। फिर इतने में बटलर कहने लग जाता है कि बॉस आज आपकी वाइफ की 5th डेथ एनिवर्सरी है, तो आप उनके घर पे नहीं चलेंगे। तो शेन कहता है कि हाँ, तुम जाके कार रेडी करो। और वो फिर सोचने लगता है कि फाइनली अब मैं तुमसे फिर से मिलने आ रहा हूँ। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया अपने मॉम डैड के घर के बाहर पहुंच जाती है और उनसे मिलने के लिए बहुत ही खुश हो रही होती है। और उसके मॉम डैड तो यहाँ पर घर पे उसकी फोटो रखकर उसके सामने प्रेयर कर रहे होते हैं और उसे याद करके बहुत रो रहे होते हैं। तभी इतने में जिया दरवाजे पे नॉक करती है और जैसे उसके मॉम डैड दरवाज़ा खोलते हैं तो वो जल्दी से उन्हें हक कर लेती है और कहती है कि मॉम डैड मैंने आप लोग को बहुत मिस करी। तो उसके मॉम डैड जल्दी से उससे दूर होते हैं और कहने लगते हैं कि लड़की लगता है तुमसे गलतफहमी हो गई है। तो फिर वो जाती है और अपना फोटो उठाती है और कहती है कि मॉम डैड मैं जिया हूँ, आप लोगों की प्यारी बेटी। तो उसके मॉम डैड फिर शॉक हो जाते हैं और या फिर उसे भूत समझ के प्रेयर करने बैठ जाते हैं। और जिया सोच रही होती है कि किंग ऑफ हेल ने मुझे शेन को अपनी रियल आइडेंटिटी को बताने से मना किया था, लेकिन अपने पेरेंट्स को बताने से मना नहीं किया था। फिर जिया अपनी मॉम से कहती है कि मॉम मैं सच में आप लोग की ही बेटी हूँ। रुको मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। वो बचपन का एक इंसिडेंट याद दिलाने लगती है जब उसकी मॉम को उसकी एक नेबर आंटी पर शक हुआ था कि उसका और उसके डैड का कुछ अफेयर चल रहा है। तो यहाँ पर जिया के डैड ये सुनने के बाद कहते हैं कि वाइफ तो मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकती हूँ। जिया कहती है कि डैड मैं आपका भी एक सीक्रेट बताती हूँ कि आप अपने पैसे सोफा में छुपा के रखते थे और वो भी बहुत सारे, और मॉम को कभी पता ही नहीं था। तो यहाँ पर जिया की मॉम जाकर वो पैसे देख लेती है और जिया के डैड को चिल्लाने लगती है कि तुम मुझसे पैसे छुपा के रख रहे हो। तभी यहाँ पर डैड कहते हैं कि 1 मिनट, ये बात तुम्हें कैसे पता? ये तो मेरा और मेरी बेटी के बीच का सीक्रेट था। तो फिर उसके मॉम डैड को फाइनली यकीन हो जाता है कि वो जिया ही है। तो वो लोग उसे पकड़ के बहुत ज़्यादा रोने लग जाते हैं और फिर पूछते हैं कि लेकिन आखिर ये सब हुआ क्या है। तो फिर वो कहती है कि ये बहुत बड़ी कहानी है, चलो मैं आप लोग को सुनाती हूँ। फिर वो उन लोगों को पूरी स्टोरी सुना देती है और फिर कहने लगती है कि मॉम डैड आप लोग सैड मत हो, मुझे 1 महीना भी मिल गया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और कम से कम मैं इतना टाइम तो आप लोग के साथ स्पेंड कर पाऊंगी। तो फिर मॉम कहने लगती है कि मैं तुम्हारी फेवरेट डिश तुम्हारे लिए जल्दी से बना के लेकर आती हूँ। तब इतने में कोई दरवाजे पे फिर से नॉक करता है। तो जिया के मॉम डैड दरवाजा खोलने जाते हैं और सामने शेन खड़ा होता है। वो बताने लगता है कि वो जिया के लिए प्रे करने आए हैं। तो फिर डैड तो यहाँ पर खुश होकर मना करने वाले होते हैं कि उनकी बेटी जिया तो आ चुकी है। तभी मॉम जल्दी से उन्हें चुप करा देती है और शेन से कह देती है कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी ने कितना सफ़र करी है। तभी इतने में जिया आवाज़ देती है कि मॉम डैड आखिर कौन आया हुआ है। और फिर वो सामने शेन को देखकर शॉक हो जाती है। शेन जिया से पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिया सोच नहीं पाती कि वो क्या बोले और यहाँ पर उसके मॉम डैड भी फिर चुप होते। तभी शेन को याद आता है कि उसके बटलर ने बताया था कि हान और जिया के बीच में शायद डेटिंग चल रही है। तो वो सोचता है कि क्या दोनों के बीच में यानी सच में कुछ चल रहा है और बात इतनी आगे बढ़ गई कि वो उसके पेरेंट्स से भी मिल रही है। तब यहाँ पर फिर शेन ने जिया के मॉम डैड से कहने लगता है कि क्योंकि लंच टाइम भी हो गया है तो मैं क्या आप लोग के साथ लंच कर सकता हूँ, आप लोग तो मुझे लंच करवाएंगे ही। तो वो लोग फिर मान जाते हैं। फिर ये पूरी फैमिली जब साथ बैठ के लंच कर रहे होते हैं कि हान अभी हाई स्कूल में है ना, और इस टाइम पर तो किसी को भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। ये सुनकर जिया शॉक होती है और कहती है कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है, उसकी इतनी हिम्मत, लगता है उसके आने के बाद मुझे सबक सिखाना पड़ेगा उसे। तो मॉम डैड तो शॉक हो रहे होते हैं। फिर जिया कहती है कि आप लोग को क्या हुआ है, खाना खाओ। तभी यहाँ पर उसके मॉम डैड आपस में डिस्कस करते हैं कि हमें शेन के सामने जिया की आइडेंटिटी रिवील नहीं होने देना है, नहीं तो उसने बोली है ना कि फिर वो वापस से डिसअपियर हो जाएगी। बस शेन अब खुद से उसे पहचानेगा और उसे पसंद करेगा, तभी जाकर हमारी बेटी हमारे साथ हमेशा रह सकती है। फिर डिनर के बाद शेन और जिया दोनों घर से निकलते हैं यहाँ से जाने के लिए और शेन उसे पूछता है कि तुम यहाँ हान के घर पे आई हुई थी और यही तुम्हारा प्राइवेट मैटर है। तो जिया कहती है कि मैं उनसे मिलने आई थी जिन्हें मैं बहुत मिस कर रही थी। ऐसे बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। तभी इतने में रास्ते में इन लोग को वही गुंडे मिल जाते हैं जिनको लास्ट टाइम जिया ने डरा के भगाई थी। वो लोग यहाँ पर जिया से वापस से बदला लेने का सोच रहे होते हैं। तो जिया शेन को पीछे करते हुए कह रही होती है कि रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तो वो लोग उसे और धमकी दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पर शेन जिया को पीछे करता है और इन सभी गुंडों को मार मार के सबक सिखाता है। तो जिया तो इम्प्रेस हो जाती है कि शेन तो कितना स्ट्रांग बन चुका है। तभी इतने में एक बंदा उसे
उसके पैर पे डंडे से मार देता है, तो शैन के पैर में चोट लग जाती है। जिसके बाद फिर डॉक्टर उसका चेकअप करने आता है एंड उसे बताता है कि उसके पैर में ज़्यादा चोट लग गई है, और क्योंकि ये चोट उसकी बहुत पुरानी थी, इस वजह से इस पर काफ़ी भारी असर पड़ गया है, और अभी के लिए तो उसे टेम्परेरीली व्हील चेयर यूज़ करना पड़ेगा। तो बटलर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं, क्या आप मेरे बॉस को ठीक नहीं कर पाएंगे? ऐसे तो फिर अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई है और वो क्रिपल कैसे हो सकते हैं? तो डॉक्टर कहता है कि ऐसी भी बात नहीं है, बस रोज़ उनका नीडल से ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो फिर वो 1 वीक में ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं तो अभी जल्दी में किसी काम से अब्रॉड जा रहा हूँ, तो मैं तो बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, तो किसी चाइनीज़ डॉक्टर की ज़रूरत है जिसे नीडल ट्रीटमेंट आता हो। तभी यहाँ पर जिया कहती है कि मुझे आता है, मैं कर दूंगी मिस्टर शेन का ट्रीटमेंट। फिर जिया हमें अपनी पुरानी स्टोरी बताने लगती है और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जिया सबसे पहली बार शेन से तभी मिली थी जब वो व्हील चेयर पे था। वो हिल वाला रास्ता था, इसलिए उसकी व्हील चेयर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तभी जिया ने तुरंत ही उसकी जान बचाई थी और उसे उसके घर का एड्रेस पूछी थी ताकि वो उसे छोड़ नहीं जा सके। जब रास्ते में वो लोग जा रहे थे, तभी वहाँ पर नेबर वाली कुछ आंटियाँ जिया को शेन के बारे में बताने लगती है कि तुम आखिर इस लड़के के साथ क्या कर रही हो, ये बहुत ही अनलकी है। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये असल में फू फैमिली का नाजायज बेटा है, जिसे इसके डैड ने खुद छोड़कर जा चुका है, और ऊपर से ये क्रिपल भी तो है, कोई काम का नहीं है, और इसकी मॉम ने तो डिप्रेशन में सफ़र करने के बाद खुद की जान ले चुकी है। वो दोनों आपस में बातें करते हुए यही कह रही होती है कि इसने तो हमारे नेबरहुड में बैड लक फैला के रखा है। वो लोग जिया से भी कहने लगती है कि तुम सच में इस लड़के से दूर रहो। तो जिया उन दोनों आंटी को कह देती है कि दोनों ओल्ड मैन अपना मुंह बंद रख लो, आप लोग कुछ भी बोल रही हैं। तो फिर वो आंटियाँ जिया को चिल्लाती है कि हम तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हो और तुम हमें ऐसा सुना रही हो। तो जिया यहाँ पर उन दोनों आंटीज़ के बारे में पोल खोलने लगती है और कहने लगती है कि अगर आपको दूसरे की फैमिली मैटर के बारे में बातें करने का इतना ही शौक है तो अपने बारे में गॉसिपिंग करो। वो एक के बारे में पोल खोलती है कि एक का तो हस्बैंड उसे चीट कर रहा है और वो जानती भी नहीं है, और दूसरी वाली का बताती है कि उसका बेटा इतना शेमलेस है कि अपनी वाइफ की ब्राइड प्राइस के पैसे दिए बिना उसे खा के बैठा हुआ है और उसको टॉर्चर करता रहता है। फिर दोनों आंटीज अपनी बुराई सुनने के बाद यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है, और यहाँ से फिर जिया शेन को उसके घर तक छोड़ देती है और कहती है कि ठीक है बाय, अब मैं चलती हूँ। फिर एक दिन वो वापस उससे मिलने जाती है और से दिखाती है कि देखो मैं क्या लिख रही हूँ, नीडल्स, मुझे असल में नीडल्स ट्रीटमेंट करना आता है और मैं तुम्हारे पैर को ठीक कर सकती हूँ, फिर तुम चल पाओगे। तो शेन कहता है कि नहीं, मैं कभी नहीं चल सकता, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता हूँ, तो फालतू हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो उसे मनाने लगती है कि मैं सच में कर पाऊंगी। तो शेन नहीं मान रहा होता है, तो जिया उसे मनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलने लगती है ताकि उसे होप मिल सके। एंड तभी वो उसके पैर में देख लेता है कि उसने नीडल्स को अपने पैर पे प्रैक्टिस करी है। तो वो पूछता है कि तुमने ये सब क्यों करी? तो जिया कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, देखो अब तो मुझे बहुत कुछ आ चुका है, तो मैं तुम्हें सच में ठीक कर पाऊंगी, तुम मुझ पे बिलीव रखो। तो फिर शेन फिर मान जाता है और जिया हमें बताती है कि शेन को उससे इसलिए प्यार हुआ क्योंकि उसने उसे एक न्यू लाइफ की होप दिलाई थी, और जिया बताती है कि वो तो असल में उसे फर्स्ट साइट में ही लाइक करने लगी थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और जिया डॉक्टर को यकीन दिलाती है कि मुझे सच में नीडल ट्रीटमेंट करना आता है, मैं मिस्टर शेन को ठीक कर दूंगी। तो फिर शेन डॉक्टर को जाने बोल देता है। इसके बाद जिया यहाँ शेन का ट्रीटमेंट करने आती है, तो शेन कहता है कि डरो मत, मुझे तुम पर यकीन है। तो फिर वो उसका नीडल से ट्रीटमेंट करती है और उसे बता देती है कि रोज़ टाइम पर वो ऐसे ही करा करेगी तो फिर वो ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिया शेन के वो सीक्रेट रूम में देखने के लिए चली जाती है कि आखिर उस रूम में है क्या। तो वो देखती है कि यहाँ पर तो सारी चीज़ें पुराने टाइम के हिसाब से, जैसे कि उसने जानबूझ के ये सब वैसे का वैसे ही रखा है उसे याद करने के लिए, पर फिर वो सोचती है कि नहीं, उसने ये सब पहले जैसा इसलिए रखा है ताकि वो अपने बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट याद रख सके। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जिया वापस से उसका ट्रीटमेंट करती है एंड उसके पैर अब काफ़ी बेटर हो रहे होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा चल पा रहा होता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शेन की साइकेट्रिस्ट उससे मिलने आई होती है और वो जिया को देखकर बहुत ही रूड बिहेव कर रही होती है और उसका हाथ हटा देती है और वो व्हील चेयर को खुद लेके जाने लगती है और जिया को मना कर देती है कि अंदर कोई भी नहीं आ सकता। जिया फिर बटलर से पूछती है कि वो कौन थी, तो बटलर बताता है कि वो मिस्टर शेन की प्राइवेट साइकोलॉजिस्ट है। तो जिया इस बारे में बटलर से पूछती है कि क्या मिस्टर शेन बीमार है, तो वो बताता है कि 5 साल से ही मिस्टर शेन की पता नहीं ऐसी हालत की है, उन्हें डिप्रेशन वगैरह भी होते थे। तो जिया सोचने पड़ जाती है कि क्या मेरी वजह से, मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शेन की साइकोलॉजिस्ट उसे क्वेश्चन वगैरह कर रही होती है कि उसे क्या हुआ है, वो उसे पूरा डिटेल बताने को बोल रही होती है। तो शेन कह रहा होता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी वाइफ जिया वापस आ गई है और वो उसके साथ ही है। साइकोलॉजिस्ट उसे समझाती है कि मिस्टर शेन, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है, मरे हुए कभी वापस नहीं आ सकते, तो आपका ये बस इल्यूजन है। तो शेन कहता है कि लेकिन ऐसी भी चीज़ थोड़ी ना हो सकती ना कि दो लोग सिमिलर टाइप के हों,
तो साइकोलॉजिस्ट उसे समझाने लगती है कि क्या पता वो कोई पुराना ट्रॉमा फिर से याद करके किसी और को देखकर अपनी वाइफ वाले ही वो सारी सिमिलैरिटीज़ को बस उसमें समझने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन रियल में वैसा नहीं चल रहा है। तो इसलिए वो तो उसे इसका इल्यूजन ही बता रही होती है। तो शेन कहता है कि ऐसा है क्या? तो साइकोलॉजिस्ट उसे यही समझाती है कि उसके पास्ट इमोशन बस उसके अंदर और डीप हो चुके इस वजह से। और फिर यहाँ साइकेट्रिस्ट उसे हिप्नोटाइज करती है ताकि वो रिलैक्स हो सके। दूसरी ओर हम जिया को देखते हैं जो कि यहाँ शेन के सीक्रेट रूम में वापस आ जाती है और उसकी डायरी को खोलकर फिर वो पढ़ने लगती है ताकि वो उसका सीक्रेट जान सके। जब वो डायरी को पढ़ना शुरू करती है तो उसे पता लगता है कि उसकी मौत जब हो गई थी तो उसके बाद से शेन ने हर दिन को नोट करके उसके बारे में सारी यादें लिखा है कि कैसे उसके जाने के बाद उसने एक एक दिन कितने अपसेट होकर बिताए और वो कभी खुश नहीं रहा उसके बाद से। ये सब पढ़ने के बाद भागते हुए शेन से मिलने जाती है, पर यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट उसे समझा देती है कि अभी मिस्टर शेन के रेस्ट करने का टाइम है, इसलिए अंदर जाके उन्हें डिस्टर्ब मत करो। तो जिया कहती है कि हटो यहाँ से, मुझे उससे मिलना है। तो फिर ये डॉक्टर काफ़ी रूड वे में उसे कहती है कि तुम्हारा ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए अच्छा रहेगा कि अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करो। ये कहकर वो चली जाती है। फिर जिया शेन के पास अंदर जाती है और मन में कहने लगती है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करी। फिर वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो शेन कहता है कि अभी जाओ यहाँ से, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, हम लोग कल बात करते हैं। ये कहती है कि ठीक है फिर रेस्ट करो, मैं तुमसे कल बात करती हूँ, लेकिन याद से तो मेरे लिए टाइम निकालना, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर जिया के बाहर जाने के बाद शेन तो यहाँ पर मेडिसिन को फेंकते हुए बस यही सोच रहा होता है कि उसकी वाइफ उसके लिए बहुत ही यूनिक है और उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता उसे रिप्लेस करने के लिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया जब यहाँ शेन के रूम में आती है तो देखती है कि वो नहीं है। तो वो बाहर आकर बटलर से पूछती है, तो बटलर बताता है कि सर्वेंट ने बताया कि आधी रात को वो कोई माउंटेन पर गया है और अभी तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जिया कहती है कि अब हम क्या करें, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो वापस से शेन के वही सीक्रेट रूम में आती है और उसकी डायरी को वापस पढ़ती है जिसमें उसने आज की डेट डालकर एक और चीज़ लिखा होता है कि वो जिया की एक और लास्ट विश पूरी करने के लिए गया है और अभी वो माउंटेन जा रहा है सनराइज़ देखने के लिए। और वो लिखता है कि मैं तुम्हारे पास जल्दी से आ रहा हूँ। तो जिया फिर शॉक हो जाती है और डर जाती है कि कहीं वो मरने तो नहीं चला गया। और फिर जिया यहाँ शैन के सारे लोगों के साथ उसे ढूंढने के लिए निकलती है। ये लोग पूरे माउंटेन के आसपास ढूंढते हैं पर शैन कहीं नहीं मिलता है। और फिर यहाँ लिन तो जिया को ही ब्लेम करने लगती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जब से तुम आई हो तब से ही ये सब होने लगा और अब शैन अगर मिला नहीं ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर सब लोग अलग अलग रास्ते शैन को ढूंढने के लिए निकलते हैं और जिया बस इसी बारे में फिक्र कर रही होती है कि शैन अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो कहीं उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर जिया शैन को काफ़ी ढूंढते हुए परेशान हो जाती है और यहीं पर ही बैठ के रोने लगती है कि आखिर तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, अभी तो मैंने तुम्हें अपने बारे में बताई भी नहीं, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं फर्स्ट डे को ही तुम्हें अपने बारे में बता देती, तुम्हें हक कर लेती, वो ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी होता, लेकिन ऐसे तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा बोलकर वो रोई जा रही होती है। तभी इतने में शैन अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और पूछता है कि तुम मुझे ढूंढ रही हो। तो जिया जल्दी से उसे हक कर लेती है और रोते हुए कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो, आखिर कौन ऐसे अकेले यहाँ पर इतनी खतरनाक जगह पर घूमने के लिए आता है, वो भी इतनी रात को, वो भी ऐसे हालत में, सनराइज देखने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा फिक्र कर रही थी, अगर तुम कहीं गिर जाते, तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो जाता तो फिर। तभी अचानक से शन उसे किस करने लगता है। तो यहाँ पर फिर जिया तो शॉक हो जाती है। शन कहता है कि मेरे ना रहने पर तुम इतना ज़्यादा रो रही हो और जो तुम मुझे छोड़कर चली गई थी उसका क्या। फिर दोनों घर आ जाते हैं और शन यहाँ जिया का बाल पोछने में हेल्प कर रहा होता है और उसे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे अपने बारे में क्यों नहीं बताई जब तुम यहाँ पर आई थी। तो जिया कहती है कि सब उस किंग ऑफ हेल की गलती है, उसने मुझे अपनी आइडेंटिटी तुम्हें बताने को मना किया था और ऊपर से उसने मुझे एक स्ट्रेंजर लड़की की बॉडी में डाल दिया। बस मुझे वो वापस मिल जाए ना, फिर उस ओल्ड मैन को मैं छोड़ूंगी नहीं, उसके सारे बाल निकाल लूंगी। दूसरी ओर हम किंग ऑफ हेल को देखते हैं जिसके एंजल उसे बता रहे होते हैं कि असल में जिया ने अपने उस हस्बैंड को अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता दिए, उसने आपकी बात नहीं सुनी। तो फिर एंजल कह रहा होता है कि एक काम करते हैं, हम उसकी सोल वापस ले आते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। तो किंग ऑफ हेल उसे एक थप्पड़ लगाते हैं और उसे समझाते हैं कि हमें उस तबाही लड़की की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और फिर वो तो जिया की लाइफ स्पैन को पूरी 100 ईयर्स बढ़ा के लिख देते हैं कि यार आराम से उसे ह्यूमन वर्ल्ड में 100 ईयर्स के लिए रहने दे दो, हम लोग यहाँ सुकून में रहेंगे। दूसरी ओर शैनिया जिया से पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझे वापस से छोड़कर चली जाओगी। तो जिया उसे किस करती है और कहती है कि तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ अब।
और वो उसे कह देती है कि हाँ, तुम भी ये समझ जाओ कि तुम दोबारा ऐसे मरने की कोशिश नहीं कर सकते हो। तो शैन उसे हक करके बताने लगता है कि मैं माउंटेन पर मरने नहीं गया था, बल्कि अपनी माइंड की कोई चीज़ को क्लियर करने गया था। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शैन माउंटेन पर टेम्पल में मास्टर से मिलने जाता है और उनसे इस बारे में पूछता है कि क्या मरे हुए वापस आ सकते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ वापस आ गई है और वो उसे फील करता है। तो फिर यहाँ पर मास्टर उसे बताता है कि 5 साल पहले उनसे भी एक लड़की मिलने आई थी जो कि मरने वाली थी, और वो भी कुछ ऐसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही थी। और मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ बताता हूँ कि उस लड़की को हेवन से वापस से भेजा गया है तुमसे मिलने के लिए। और ये बताते हुए मास्टर कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारा जॉब मिल गया होगा, और वो चले जाते हैं। तो शैन फिर डिसाइड कर लेता है कि वो जिया को अब वापस जाने नहीं देगा, और वो जल्दी से भागकर उसके पास आता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर शैन जिया को बताने लगता है कि जब तुम पहली बार आई थी तभी मुझे तुम्हें देखते के साथ ही शक हो गया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि इस दुनिया में कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो हर चीज़ उसे याद दिलाता है कि पहले जो उसने उसके लिए खाना बनाई थी वो सेम वही था, फिर वो जो डॉग के साथ इंटरेक्ट कर रही थी वो भी सेम वैसी था, और उसके बाद उसने कई सारी चीज़ें करी है जो कि सेम पुरानी चीज़ थी। वो ये सब बताते हुए कहता है कि लेकिन मुझे शक हो रहा था कि कहीं मैं बस इल्यूजन में ना हूँ, और मैं बस यही डर रहा था कि कहीं मैं तुम्हें वापस से खो ना दूँ। तो फिर जिया शैन को समझाने लगती है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, हम अब हमेशा साथ में रहेंगे और अब तो मौत भी हमें सेपरेट नहीं कर पाएगी। फिर दोनों यहाँ पर किस कर रहे होते हैं, तभी इतने में बटलर यहाँ पर आकर इन दोनों को देख लेता है और वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वाह ये क्या चल रहा है। फिर वो अपना चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया शैन के रूम से बाहर निकल रही होती है, तो बटलर ये नोटिस कर रहा होता है और फिर वो जिया से पूछने लगता है कि उसके और शैन के बीच में कुछ चल रहा है। तो जिया सोचती है कि अभी मुझे इसे बताना नहीं चाहिए। फिर वो नाटक करने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी इतने में शैन आता है और वो जिया को हक करते हुए कहने लगता है कि वाइफ तुम क्या कह रही थी। तो बटलर शॉक होता है कि वाइफ। तो यहाँ पर फिर शैन उसे बताता है कि हाँ ये अब से मेरी वाइफ है और इस घर की मैडम है, तो अब से वो अपनी नैनी वाली जॉब छोड़ रही है, तो नैनी के लिए किसी और को ढूंढो। तो बटलर काफ़ी शॉक होता है कि 1 महीने के अंदर जिया ने तो मिस्टर शैन का दिल ही जीत ली और उनकी वाइफ ही बन गई है। शैन कहता है कि मेरे रूम में से जाकर उस चीज़ को लेकर आओ। तो बटलर चला जाता है और जिया पूछती है कि कौन सी चीज़। शैन कहता है कि अभी तुम्हें पता लग ही जाएगा। और फिर यहाँ पर शैन अपने बहुत सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जिया को दे रहा होता है। तो जिया काफ़ी शौक होती है कि तुम्हारी इतनी सारी प्रॉपर्टी है। तो कहता है कि हाँ ये तो लेकिन सिर्फ कंट्री की है, बाकी अब्रॉड की भी है, और वो ये सब जिया को ही दे रहा होता है। तो वो शौक होती है कि ये सब तुम मुझे दे रहे हो। तो बताता है कि हाँ मेरी ये सारी चीज़ें तुम्हारी है, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हारी वजह से ही मैं इस पोजीशन पर हूँ। तो जिया खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि मुझे तो बिज़नेस की नॉलेज ही नहीं है, तो मैं ये सब कैसे संभालूंगी। तो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं प्रोफेशनल पर्सन का इंतज़ाम कर दूंगा, तुम बस इंटरेस्ट कलेक्ट करना। फिर जिया पूछने लग जाती है कि मैं 1 महीने में कितना कमा लूंगी। तो शैन उसे इशारा करके बता रहा होता है। जिया कहती है कि 8 मिलियन। तो कहता है कि नहीं उससे भी ज़्यादा। तो वो शॉक होती है कि पूरे 800 मिलियन। फिर तो यानी मैं एक नैनी से अचानक से एक रिच वुमेन बन गई हूँ। वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि जैसे ये तो सपना है। फिर वो तो मज़े में ऑनलाइन शॉपिंग करने लग जाती है, अपने लिए बहुत सारे कपड़े खरीदती है, पर्स खरीदती है, बहुत सारी चीज़ें खरीद लेती है। तो बटलर भी काफ़ी देखकर शौक हो रहा होता है और फिर जिया ये सारी चीज़ें शैन को भी दिखा रही होती है। बटलर तो सोच रहा होता है कि अभी तो इन दोनों को साथ हुए पहला दिन ही हुआ है और जिया ने इतने सारे पैसे खर्च कर दी, तो मिस्टर शैन कहीं डिससेटिस्फाइड ना हो जाए उनसे। तभी जिया इस बारे में शैन से पूछती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो बेसमेंट में रहा करते थे वो तो जैसे पिछली लाइफ थी, और इस लाइफ में तो मैंने तुम्हारे कितने सारे पैसे खर्च कर दी, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि मैं कितना वेस्ट कर रही हूँ। तो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, उल्टा मेरे सारे पैसे तुम्हारे लिए ही है, तुम जितना चाहो उतना खर्च कर सकती हो। तो जिया खुश होकर उसे किस करके कहती है कि हस्बैंड तुम तो कितने अच्छे हो, और देखो मेरी चॉइस भी कितनी अच्छी है, मैंने इतनी अच्छी रिंग चुनी और इतना अच्छा हस्बैंड भी। तभी इतने में वही साइकेट्रिस्ट आ जाती है, जो कि जिया और शैन को ऐसे क्लोज होता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रही होती है। और फिर वो कहने लगती है कि मिस्टर शैन मैंने सुनी कि आपको वापस से ट्रॉमा आ रहा था, तो मैं यहाँ पर आपको नेक्स्ट ट्रीटमेंट देने के लिए आई हूँ। तो शैन मना करता है कि अब से सारी ट्रीटमेंट कैंसिल कर दो, मुझे अब कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर पूछती है कि क्यों। तो शैन बताता है कि क्योंकि मुझे मेरी क्योर मिल चुकी है, और वो जिया का हाथ पकड़ रहा होता है। तो ये देखकर वो डॉक्टर काफ़ी शॉक हो रही होती है और शैन से कहने लगती है कि मिस्टर शैन आप इस लड़की को अपनी मेडिसिन कह रहे हैं, आखिर आप एक स्ट्रेंजर लड़की के जाल में ऐसे कैसे फंस सकते हैं, ये आपको कुछ भी फूल बना रही है। शैन कहता है कि अब बस, और वो अपने बटलर से कह देता है कि गेस्ट को बाहर निकालो। तो बटलर फिर इस डॉक्टर से कह देता है कि मिस्टर शैन को शांति की ज़रूरत है, तो अब आप बाहर जा सकती है। तो फिर वो गुस्से में चली जाती है। फिर जिया शैन से कहती है कि क्या तुम मुझे एक जगह लेके चल सकते हो।
तो कहता है कि हाँ बताओ कौन सी जगह। तो कहती है कि मैंने अभी तक तुम्हारी कंपनी नहीं देखी। तो शेन कहता है कि ठीक है अब भी चलते हैं। फिर दोनों साथ में कंपनी के बाहर तक पहुंच जाते हैं और जिया शेन की इतनी बड़ी कंपनी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है कि तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी है। तो शेन कहता है कि हाँ और अब ये तुम्हारी है। तो जिया उसे रोकती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनने का प्रिटेंड करके तुम्हारे साथ कंपनी में काम कर सकती हूँ। तो शेन कहता है कि तुम सभी को बताना नहीं चाहती कि तुम मेरी वाइफ हो। जिया कहती है कि अगर सभी को पता लग जाएगा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन मिलेगा और ये मुझे नहीं चाहिए। तो शेन मान जाता है कि ठीक है जैसा तुम बोलो मैं सारी अरेंजमेंट करवाता हूँ। फिर जिया शेन के साथ कंपनी में आ जाती है और यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ शेन को ग्रीट कर रहे होते हैं। फिर शेन अपना ऑफिस में चला जाता है और जिया बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि अब मैं अपनी आंखों से उसे इतनी सक्सेस में होते हुए देखूंगी। फिर जिया शेन के ऑफिस में आकर सीईओ बनने का प्रिटेंड करते हुए कह रही होती है कि चलो लाओ असिस्टेंट मुझे सारी फाइल्स दो मैं चेक करूंगी। तो शेन यहाँ पर उसे बॉस की तरह ट्रीट करते हुए सारी फाइल्स ला कर देता है और जिया उसकी तारीफ करती है कि तुम बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय हो। तो चलो तुम्हें कोई रिवॉर्ड देना तो बनता ही है। तो यहाँ पर फिर शेन तो अपना कोट उतार कर फिर अपने टाई शर्ट सब खोल देता है और उससे खुद को टच कराते हुए कहता है कि जो भी रिवॉर्ड है मैं उसके लिए तैयार हूँ। जिया कहती है कि ये कैसी हरकत है, अगर कोई ऑफिस के अंदर आ गया तो फिर। शेन पूछता है कि तुम ही तो मेरा एडवांटेज लेना चाहती थी ना। तो जिया बहुत ज़्यादा शाय हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं वैसे भी हम लोग ऑफिस में तो ये सब नहीं, और वैसे मुझे बॉस बनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और तुमने तो सच में बहुत ही अच्छा ड्रीम चुने। तभी शेन पूछता है कि तुम्हारा भी तो एक ड्रीम है ना, तो तुम उसे अचीव करना चाहती हो कि नहीं। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शेन ने इस बारे में जिया से पूछा था कि उसका क्या ड्रीम है। तो वो उसे बताती है कि वो एक बुक की राइटर बनना चाहती है और अपनी बुक लिखकर फेमस होना चाहती है। तो शेन उससे कहता है कि जब वो रिच हो जाएगा ना तो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इसमें। तो फिर दोनों ही फिर किस करते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और जिया शेन से कहने लगती है कि वो सब के लिए तो अब बहुत लेट हो गया और वैसे भी वो सब पुरानी बातें थी। तो शेन कहता है कि बस तुम ड्रीम पूरा करना चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी हेल्प करने को, तुम्हारा हर ड्रीम पूरा हो सकता है। तो जिया कहती है कि फिर तो ठीक है मैं राइटिंग कर सकती हूँ लेकिन इंस्पिरेशन के लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और फिर दोनों किस करने जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से लिन अंदर आ जाती है और इन दोनों को ऐसे देखकर चिल्लाने लगती है कि तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो। तो फिर दोनों जल्दी से दूर होते हैं और जिया फिर सोचती है कि मैं इतना गिल्टी क्यों फील कर रही हूँ, मैं तो आखिर शेन की लीगल मैरिड वाइफ हूँ। और फिर शेन लिन को चिल्लाता है कि किसी के भी रूम में जाने से पहले नॉक किया जाता है, क्या तुम्हें इतने बेसिक मैनर्स मुझे सिखाने पड़ेंगे। तो फिर वो कहती है कि शेन बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कल तुम माउंटेन पर चले गए थे और मिल नहीं रहे थे इसलिए आज तुम्हारी खबर सुनते के साथ ही मैं तुम्हें देखना चाहती थी। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना। तो जिया मन में सोच रही होती है कि कैसे जेंटल बनने का झूठा प्रिटेंड कर रही है, ये तो एक्टिंग करने में माहिर निकली। यहाँ पर फिर लिन कह रही होती है कि शेन कल मैंने तुम्हें कितना ढूंढी। शेन गुस्से में उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है कि अब बातें करके हो गया हो तो जा सकती हो तुम। तो फिर जिया बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है कि मेरा हस्बैंड तो सबसे बेस्ट है। फिर लिन बताने लगती है कि आज एक बिजनेस डील के लिए उन लोगों को किसी क्लाइंट से मिलने के लिए जाना है और ये इंपॉर्टेंट डील है तो 8 बजे टाइम पर पहुंचना होगा। शेन कहता है कि एक काम करो जिया को भी उसमें साथ इन्वॉल्व करो, मैं उसे लेकर चलूंगा। तो फिर लिन इस पर कहने लगती है कि ये बस एक नैनी है और तुम इसे कैसे लेके चल सकते हो। जिया को मन में गुस्सा आती है कि देखो मुझे कैसे कम समझ रही है, नैनी हो तो क्या हो, और वैसे भी अब तो मेरी न्यू आइडेंटिटी है, अब मैं असिस्टेंट भी हूँ और वाइफ भी। शेन लिन को भी समझा देता है कि जिया मेरी पर्सनल असिस्टेंट है तो मैं उसे क्यों नहीं लेके जा सकता। तो लिन काफ़ी शौक होती है कि तुम इसे पर्सनल असिस्टेंट कैसे बना सकते हो। तो शेन चिल्लाता है कि तुम मेरे डिसीजन को क्वेश्चन कर रही हो। तो फिर वो कहती है कि सॉरी मेरा ऐसा मतलब नहीं था। शेन उसे गुस्से में कहता है कि अब यहाँ से बाहर जाओ। तो लिन मनी मन सोच रही होती है कि पता नहीं इस लड़की ने कैसे तरीके यूज़ करी कि शेन की फेवरेट बन गई और देखो कंपनी में भी उसकी असिस्टेंट बनकर आ गई है। आज की पार्टी में मैं इसके असली रंग सभी के सामने दिखा के रहूँगी। और फिर ये सोचकर वो चली जाती है। और फिर शेन यहाँ जिया से कहता है कि वाइफ चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर इसके बाद ये लोग बिजनेस डील के लिए यहाँ रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहाँ पर मिस्टर जो पहले से इनका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ पर शेन ने जिया का हाथ पकड़ा होता है। तो ये देखकर मिस्टर जो कहने लगता है कि तुम्हारे बारे में जो मैंने रूमर सुना था वो तो झूठी निकली कि तुम अपनी मरी हुई वाइफ के प्यार में अभी भी पागल हो, लेकिन ऐसा तो लगता नहीं है। यहाँ पर लिन फिर उससे बिजनेस डील के बारे में कहने लगती है कि उस पर फोकस करते हैं और वो उसके लिए ड्रिंक टोस्ट करना चाह रही होती है। तो मिस्टर जो कह रहता है कि शेन मुझसे खुद ड्रिंक ऑफर करेगा तो ही मैं मानूंगा। तो लिन कहती है कि मिस्टर शेन ड्रिंक नहीं करते तो इसलिए आप उन्हें फोर्स मत करो। तो ये जो तो यहाँ शेन का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर तो फू फैमिली का खून है ना, तो क्या हुआ, तो क्या तुम इस लायक नहीं हो कि खुद बिजनेस डील कर सको और एक लड़की के पीछे छुपे हो, सेम अपनी मोम की तरह तुम्हारी हरकतें भी वही है। तो जिया को गुस्सा आ जाती है और वो इसे चिल्लाती है कि तुम ज़बान संभाल के बात करो।
जो कहता है कि तुम कैसे भाई हो जो अपने बड़े भाई को ड्रिंक ऑफर करने की भी कोशिश नहीं करे। तो ये सुनकर जिया को पता लगता है कि क्या, यानी ये शेन का स्टेप ब्रदर है, यानी ये भी फू फैमिली का बेटा है। शेन के दिल में हमेशा से उसकी फैमिली के लिए नफरत रही है। यहाँ पर शेन तो जो को साफ कह देता है कि तुम कोई मेरे भाई नहीं हो। तो जो से चिल्लाता है कि एक तो हम लोग कितना तुम्हें वैल्यू देते हैं, पर देख लो, पर पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम बस फू फैमिली के नाजायज बेटे और कुछ नहीं, और बिना फू फैमिली के तो तुम कुछ भी नहीं हो। तो जिया यहाँ पे ड्रिंक उठाती है और कहती है कि ड्रिंक टोस्ट ही तो करना है ना, मैं शेन के बदले में कर लेती हूँ। तो ये जो खुश होकर उसके साथ ड्रिंक टोस्ट करने जा रहा होता है, तभी जिया उसके मुंह पे फेंक देती है और उससे अच्छे से बदतमीजी करके समझा देती है कि जिस तरीके से उसने वर्ड्स यूज़ किया था ना, वो इतने गंदे थे कि अच्छा रहेगा कि टॉयलेट ब्रश से जाके वो अपना मुंह क्लीन कर ले। तो जो ये सुनकर गुस्सा हो रहा होता है और शेन तो हंसने लग जाता है। तभी लिन जिया को चिल्लाती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुमने किसके ऊपर ड्रिंक फेंकी हो। जिया कहती है कि मैंने क्या करी, मैं तो इसके साथ बस ड्रिंक ही तो टोस्ट कर रही हूँ, और ड्रिंक टोस्ट करने तो यहाँ पर और है। तो फिर ये जो गुस्से में जिया के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, तो शेन उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और कहता है कि क्या तुम फू फैमिली वालों की यही आदत होती है कि तुम लोग लड़कियों के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करते रहते हो। फिर यहाँ शेन तो इस जो का हाथ मोड़ते हुए उसे कहता है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि मैं जिसके साथ बिजनेस डील करने आ रहा हूँ वो तुम हो, तो मैं कभी यहाँ पर आता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी फू फैमिली मुझे हमेशा डिस्गस्टेड ही फील होती है। और फिर शेन जिया का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से बाहर लेकर चला जाता है और जो बहुत गुस्सा होता है। फिर रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद लिन जिया को चिल्लाने लगती है कि तुमने देखो ये सब क्या कर दिया, तुम्हारी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया, 1 बिलियन की बिजनेस डील चली गई। ये कहती है कि ऐसे पैसे कमाने के लिए जिसमें शेन की इज्जत चली जाए, तो ऐसे पैसे से अच्छा है कि ऐसी डील हो ही ना। तो लिनो से चिल्लाती है कि तुम जैसी नैनी बिजनेस वैल्यू क्या ही जानेगी, आखिर वो 1 बिलियन की डील थी, पता है, 1 बिलियन की। तभी इतने में यहाँ पर शेन कार लेकर आ जाता है और जिया से कहता है कि कार में बैठ जाओ। और फिर जिया यहाँ कार में बैठकर इससे बाय बाय करके चली जाती है। तो लिन को गुस्सा आती है और वो सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है शेन अगर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा तो तुम अपनी मर्जी चलाओगी। अब तुमने इतनी बड़ी डील जो खराब कर रही हो वो तुम्हें अब कल कंपनी जाने के बाद ही पता लगेगा कि तुम कैसे हैंडल करोगी। फिर शेन घर आने के बाद ड्रिंक करने लगता है, तो जिया उसे ड्रिंक करने से रोकती है और कहती है कि क्या तुम डॉक्टर की बात भूल गए हो कि तुम अभी ठीक नहीं हो और तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। वो गुस्सा होने लगती है, तो शेन कहता है कि ठीक है, अच्छा गुस्सा मत हो वाइफ, मैं तुम्हारी बात ही सुनूंगा। जिया कहती है कि वो फैमिली तो हमेशा तुम्हें इग्नोर करते हैं, तो आखिर वो लोग कहाँ से फिर से तुमसे मिलने आ गए। तो शेन बताता है कि ज़रूर ये इसलिए होगा क्योंकि वो फैमिली की कंपनी की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि वो लोग बैंकरप्सी की पोजीशन पर आ गए, तो वो लोग बस मेरा यूज़ करना चाहते होंगे। तो जिया को और गुस्सा आती है सुनने के बाद, और वो कहती है कि वो लोग कितने शेमलेस हैं, एक तो तुम्हारा फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं, वो भी तुम्हें ही डिग्रेड करके। सच में तुम्हारी इस फैमिली के पास कोई बॉटम लाइन नहीं है। तो शेन कहता है कि मेरी मॉम के जाने के बाद मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। जिया कहती है कि मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं आखिर तुम्हारी लीगली मैरिड वाइफ हूँ और मैं तुम्हारी सपोर्ट बनूंगी हमेशा। तो शेन जिया को किस करता है और मन में सोचता है कि तुम ही तो मेरी लाइफ लाइन हो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिया को यहाँ पर कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ बातें सुना रहे होते हैं कि उसने इतनी बड़ी बिजनेस डील खराब करवा दी, और वो सभी बताने लगते हैं कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, उन लोगों ने कितनी मेहनत करे थे। वो लोग उससे कहने लगते हैं कि पता नहीं तुम कहाँ से आ गई, तुम्हें तो कुछ काम भी नहीं आता, इससे अच्छा रहेगा कि तुम चली जाओ। यहाँ पर फिर लेनी ये सब सुनकर खुश हो रही होती है और वो भी कहने लगती है कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कोई एबिलिटी नहीं होती है, वो बस कनेक्शन के जरिए आ जाते हैं, खुद इतना बड़ा नुकसान करवा देते हैं ताकि अब हम उनका मैस क्लीन करें। तो जिया कहती है कि तुम लोगों को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो कर रही हूँ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगी। तो लिन उससे कहने लगती है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें तो तुम कर रही हो, लेकिन तुम्हारे पास तो कॉलेज ग्रेजुएट की डिग्री के अलावा कुछ तो है नहीं, तो तुम कर ही क्या लोगी। जिया कहती है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी, बस मुझे 2 हफ्ते का टाइम चाहिए। ये कहकर वो चली जाती है और फिर जिया घर आने के बाद काम पर लग जाती है और फिर परेशान हो जाती है कि मैंने इतना बड़ा प्रॉमिस तो कर दी, लेकिन मैं 2 हफ्ते में 1 बिलियन की सेल्स कैसे करवाऊंगी। फिर वो अपने आप को समझाती है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। और तभी शेन उसकी सारी हरकतें देखकर फिर स्माइल करने लगता है और फिर उसके पास आकर कहने लगता है कि तुम रहने दो, देखो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं, ये टास्क पहले से ही इतना मुश्किल था और तुम्हें भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो जिया कहती है कि नहीं, रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। वैसे भी लड़कियों के बीच की जो शर्त होती है ना, उसमें तुम लड़कों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो शेन मान जाता है और जिया उससे पूछती है कि तुम मुझे अपनी इस कंपनी की वीआर क्लासेस के बारे में कुछ बताओगे कि ये क्या चीज़ है और ये क्या काम करती है। तो फिर वो उसे पूरा डिटेल बताता है कि उसे पहनने से जो हमारी मेमोरी वाले एक्सपीरियंस है वो हमारी आंखों के सामने दिखाई देंगे, जो कि एक लोगों के लिए उनकी मेमोरी को याद करने का एक एक्सपीरियंस मिल सकता है। जिया काफ़ी इंप्रेस होती है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। फिर वो कुछ चीज़ प्लान करती है और नेक्स्ट डे इस बारे में एम्प्लॉयज़ को बताती है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग करने का प्लान कर रही है। तो लिन को तो ये आइडिया फ्लॉप लग रहा होता है। जिया कहती है कि मैं जैसा कह रही वैसा करो। फिर वो कंपनी के पेज पर एक पोस्ट डलवाती है
जिसमें वो इस वीआर क्लासेस को बहुत ही कम रेट में डाल देती है कि जो भी लाइव स्ट्रीमर उसे खरीद के प्रमोट करेगा तो ऐसे उन्हें भी फ़ायदा होगा। तो इन लोग को पता लग जाता है कि एक बंदे ने खरीद लिया है, तो फिर ये लोग सोचते हैं कि लेकिन एक से क्या होगा, हमें 1 बिलियन की सेल्स करवानी है, अभी तो बहुत पीछे। लेकिन सोच रही होती है कि बढ़िया है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट समझ रही थी। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर एक लाइव स्ट्रीमर को, जो कि वही बंदा होता है जिसने वो वीआर ग्लासेस खरीदा है। वो सभी अपनी पब्लिक को बता रहा होता है कि वो उन सभी के लिए इस वीआर ग्लासेस का टेस्ट करने जा रहा है कि क्या सच में ऐसी चीज़ होती है या फिर लोगों को बस ठगने के लिए ऐसे लोग करते हैं। पब्लिक को बताता है कि मैं उस टेक्नोलॉजी कंपनी में आ गया हूँ और अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा। फिर जैसे ये लाइव स्ट्रीमर कंपनी में आकर कंपनी को सारे पब्लिक को दिखा रहा होता है, तो यहाँ पर जैसे वो लिन के पास पहुँचता है तो लिन गुस्सा होने लग जाती है कि तुम कहाँ से कंपनी में आ गए। वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगती है। तभी जिया पूछती है कि तुम लाइव स्ट्रीमर हो। वो तो खुश हो जाती है कि अरे वाह, मौका मिल गया। वो बंदा बताने लगता है कि उसने ही वो वीआर ग्लासेस खरीदा है और वो अपनी पब्लिक को टेस्ट करके दिखाना चाहता है कि वो लोग सच्चे है कि नहीं। तो यहाँ पर जिया तो उसे वीआर ग्लासेस दे देती है टेस्ट करने के लिए, और लिन को यकीन नहीं होता कि जिया का ये प्लान सही है। वो तो उल्टा कह रही होती है कि तुम फालतू चीज़ें करियो। पर फिर इस वीआर ग्लासेस के एक्सपीरियंस लेने के बाद उस बंदे को पता लगता है कि ये तो सच में रियल है। उसे अपनी मॉम दिखाई दे रही होती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो तो उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है और फिर सारी पब्लिक को बताने लगता है कि ये लोग बिल्कुल सच है, ये वीआर ग्लासेस बहुत अच्छा है, आप लोग को खरीदना चाहिए। तो बहुत सारी पब्लिक फिर इस लाइव स्ट्रीमिंग को देखने के बाद इस वीआर ग्लासेस को खरीदने लग जाती है और सेल्स तो इतनी ज़्यादा होने लग जाती है कि 1 बिलियन क्या, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट हो जाता है। कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पर फिर शैन भी पहुँच जाता है और वो भी इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन करता है और अपने इस ग्लासेस के बारे में और बताता है कि उसने स्पेशली ये अपनी वाइफ के लिए बनाया था क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रहा था। तो जिया सुनने के बाद काफ़ी शौक होती है कि शैन ने उसके लिए बनाया था। फिर आज इतना सारा फ़ायदा होने की खुशी में शैन सारे एम्प्लॉयज़ को बोनस देने का वादा कर रहा होता है। तो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जिया को भी थैंक्स करते हैं कि उसकी वजह से हुआ है। और तभी एक लड़का तो यहाँ पर जिया से पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, नहीं तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तो शैन जेलस होकर जिया का हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो कोई सिंगल नहीं है और फिर वो दोनों साथ चले जाते हैं। तो सारे एम्प्लॉयज़ ये देखकर शॉक होते हैं। फिर ऑफिस में आने के बाद शैन तो जिया से कह रहा होता है कि वो उससे अब शादी करना चाहता है। तो जिया पूछती है कि फिर से, तो कहता है कि हाँ, अब तो देखो तुम एक न्यू बॉडी में आ चुकी हो और हम दोनों का लीगल रिलेशन होना चाहिए ताकि मैं सभी को दिखा सकूं। जिया उसे हाँ बोल देती है और तभी इतने में बाहर से लीन आकर ये सुन लेती है कि शैन जिया से शादी करना चाहता है। वो सोच लेती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे इन्हें रोकना होगा। और फिर हम देखते हैं कि लिन जाकर हान से मिलती है और उसे दिखाने लगती है कि देखो ये लड़की कैसे तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से शादी करना चाहती है और तुम्हारी सिस्टर की जगह छीनना चाहती है, तो हमें इसे सबक सिखाना होगा। तो फिर हान मान जाता है कि मेरी सिस्टर की जगह मैं ऐसे किसी और को नहीं लेने दे सकता। ये दोनों फिर गुड भेजकर जिया को किडनैप करवा लेते हैं और जिया को जब यहाँ होश आता है तो वो देखती है कि यहाँ पर हान लिन के साथ मिला हुआ है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बटलर को जब इस बारे में पता लगता है तो वो शैन को बताता है और शैन फिर तुरंत ही जिया को बचाने के लिए निकल जाता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हान तो जिया की रस्सी खोल देता है और वो लिन से कहने लगता है कि अगर मेरा ब्रदर इन लॉ से शादी करना चाहता है तो इसमें इसकी थोड़ी ना गलती है, और वैसे भी ये मेरी सिस्टर की तरह ही है। और मेन बात तो ये कि मैं कोई भी इलीगल काम नहीं करने वाला हूँ, जैसा तुम मुझे ऑर्डर दे दियो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। तो जिया खुश हो रही होती है कि उसके भाई के अंदर थोड़ी तो अकल आई। तो लिन फिर हान को और प्रोवोक कर रही होती है। तो जिया जाकर लिन को थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुमने मुझे यहाँ कैद करके लाई, वो तो मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट को क्राइम करने पर मजबूर कर रही हो, ये कितनी गलत बात है। और अब तो तुम बचोगे नहीं, मैं शैन को बता दूंगी कि तुमने मुझे पकड़ के लाई और सारा इल्ज़ाम तुम पर ही होगा। और फिर वो हान से कहती है कि एक काम करो, तुम इससे बांधो, इसे हम पहले थोड़ा सबक सिखाएंगे। और फिर जिया लिपस्टिक से लिन के मुंह पर बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर देती है और उसका फ़ोटो लेकर उससे कहती है कि अब मैं ये सब इंटरनेट पे पोस्ट करूँगी ना तो सब लोग देख लेंगे तुम कितनी गंदी दिखती हो। तो लिन रोने लग जाती है और फिर इतने में यहाँ पर जिया के मॉम डैड भी उससे बचाते हुए पहुँच जाते हैं और वो लोग खुश होते हैं कि उनकी बेटी सेफ है। और फिर मॉम डैड यहाँ पर हान को चिल्लाने लगते हैं कि वो अपनी सिस्टर को पकड़ के रखा था। तो हान कहता है कि मॉम डैड आप लोग क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों ने मेरे से छुपाकर एक सिस्टर को रखे हुए थे। तो फिर जिया उसे बताती है कि मैं ही तुम्हारी बड़ी सिस्टर हूँ, असल में मैं रीबॉर्न हुई हूँ।
हान को यकीन नहीं आ रहा होता है और वो कहने लगता है कि मॉम डैड क्या आप लोग को सच में इसकी बात पे बिलीव हो रहा है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हमें बिलीव है। जिया भी कसम खाने लगती है। तो फिर हान शन से पूछता है कि ब्रदर इन लॉ आपको भी बिलीव है। तो वो कहता है कि हाँ यही मेरी वाइफ है। लेकिन ये सब सुनकर शॉक हो रही होती है कि ये शन की वो मरी हुई वाइफ कैसे हो सकती है। जिया अपने भाई को यकीन दिलाने के लिए उसके बचपन का कुछ सीक्रेट बताने लगती है। तो फिर वो भी मान लेता है। फिर लिन को चिल्लाता है कि यानी तुमने मेरी सिस्टर को मारने के लिए मुझे प्रवोक करवाई। और फिर शन लिन से कहता है कि तुमने जो करी हो उसके लिए तो पुलिस ही अब तुम्हें बताएगी। और फिर पुलिस यहाँ पर पहुंच जाती है लिन को अरेस्ट करने के लिए। और हान अब बहुत खुश होता है कि उसे उसकी सिस्टर वापस मिल गई। तो वो तो उसे हक कर रहा होता है। तो जिया कहती है कि अब छोड़ो भी मुझे। फिर जिया यहाँ से घर जाने के बाद अब अपनी नॉवेल राइट करना शुरू कर देती है और इंस्पिरेशन के लिए शन उसकी हेल्प कर रहा होता है। दोनों साथ में बहुत ही अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शन के डैड ने उसे मिलने के लिए बुलाए होते हैं। तो वो जिया को लेकर जाता है। यहाँ पर उसके डैड उसे समझा रहे होते हैं कि वो ऐसी लड़की को छोड़ दे, ये उसके लायक की नहीं है। और ऊपर से वो अपनी कंपनी को उसको संभालने देने की बात कर रहे होते हैं। तो शन साफ मना कर देता है और वो अपने डैड की सारी चीज़ों को ही रिजेक्ट करके चला जाता है। शन को अपनी मॉम याद आ रही होती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शन के डैड ने उसकी मॉम को चीट करे थे और छोड़कर चले गए थे। इस वजह से उसकी मॉम डिप्रेशन में चली गई थी और फिर उसके बाद उनकी मौत भी हो गई। तो उनको याद करके शन अपसेट होता है। तभी जिया उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है और उसे स्माइल करवाती है। और फिर नेक्स्ट डे फाइनली दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और जब वो लोग रास्ते में आ रहे होते हैं तभी जिया को यहाँ पर शन की स्टेप मॉम नजर आती है, वो भी किसी और बंदे के साथ। तो फिर ये लोग चुपके से उनका पीछा करते हैं और रेस्टोरेंट में जाकर उन लोगों की सारी बातें सुन लेते हैं। और इन लोगों को पता लग जाता है कि स्टेप मॉम कैसे उसके डैड को चीट कर रही है। फिर ये लोग उसके डैड के सामने सारी पोल वोल खोल देते हैं और इस तरीके से फिर शन के डैड बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर अब एक और पोल खुलती है कि उनका जो पहला बेटा है वो तो असल में उनका बेटा है ही नहीं और वो तो उसकी मॉम का नाजायज बेटा है। तो यानी वो फू फैमिली का वारिस भी नहीं है। इस तरीके से उस बेटे को भी अपनी लेवल पता लगती है कि वो तो कोई काम का नहीं निकला। यहाँ पर फिर वो अपने डैड के साथ मिलकर शन के खिलाफ हो जाता है कि लेकिन प्रॉपर्टी तो वो लेके रहेगा। तब यहाँ पर शन के पास सारे एविडेंस होते हैं और वो इन लोगों को जेल पहुंचा देता है। और वो अपने डैड से कहता है कि आपकी तो यही सजा है, आप यहीं हॉस्पिटल में रहो और जिंदा रहो और अच्छे से महसूस करो जो भी आपने मेरी मॉम को दिए था वही सब। और वो इन्हें छोड़कर चला जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जिया की जो नॉवेल होती है वो इतनी ज़्यादा फेमस हो जाती है कि बहुत सारे लोग उसे पढ़ने लगते हैं और उसकी फैंस इतनी बढ़ जाती है कि फिर उसकी फ़ैन मीटिंग रखी जाती है और जिया यहाँ पर सभी को अपना ऑटोग्राफ साइन करके दे रही होती है। तभी इतने में लिन यहाँ पहुँच जाती है जिया की बेइज्जती करने के लिए। उसने यहाँ पर एक फेक औरत को बुलाई होती है जो कि सभी को बता रही होती है कि जिया उसकी बेटी है और वो तो कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं है और ये नॉवेल उसकी हो ही नहीं सकती, उसने ज़रूर किसी और का झूठा नाम चुराई है। तभी यहाँ पर शैन पहुँच जाता है जिया को सपोर्ट करने के लिए और जिया अपना नेम सभी के सामने क्लियर करती है, सभी को अपनी राइटिंग्स के बारे में चीज़ें बताकर, जिससे उन लोग को यकीन हो जाता है कि ये नॉवेल लिखने वाली वो ही है। और कोई भी उसके बारे में झूठ बोलेगा तो थोड़ी ना ऐसे वो लोग बिलीव करेंगे क्योंकि वो लोग उसके सच्चे फैन हैं। फिर न्यू ईयर का टाइम आ जाता है, इसलिए जिया और शैन यहाँ पर जिया के मॉम डैड के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पहुँचते हैं और सभी एक साथ बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पर शैन जिया को कहता है कि वो बहुत ज़्यादा लकी है कि वो उसकी वाइफ बनी और वो दोबारा उसकी लाइफ में आई। दोनों अपना हैप्पी टाइम बिता रहे होते हैं और एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।